दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में भी एक ऐसा ब्रांड है जो होने को तो 80 साल से भी पुराना है, पर अपनी बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से आज भी वो एक मार्केट लीडर है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमूल की, क्योंकि अमूल कंपनी की जो शुरुआत थी वो 1946 में हो गई थी, पर आज 80 साल बाद भी न सिर्फ अमूल मार्केट लीडर है बल्कि डेयरी इंडस्ट्री में एक प्रीमियम ब्रांड है जो अमूल को यूनिक बनाता है। पर अमूल की ये मार्केट लीडर बनने की जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी, पर अमूल ने इन सारे चैलेंजेस को एक एक करके पार किया और इंडियन डेयरी इंडस्ट्री का किंग बना। और मेरी ये अमूल की केस स्टडी यूट्यूब की सबसे डिटेल्ड केस स्टडी होने वाली है अमूल के ऊपर, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको अमूल की बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जिसने अमूल को इतना आगे तक पहुंचाया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1942 में, जब हम ब्रिटिशर्स के अंदर ही आते थे। दरअसल 1942 में बहुत सारे ब्रिटिशर्स एक साथ अचानक से बीमार पड़ने लग गए थे, और जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता लगा कि इस बीमारी का कारण है वहां का पॉल्यूटेड मिल्क। और पॉल्यूटेड मिल्क का कारण ये था कि जो बॉम्बे में मिल्क आता था वो वहां के पास के कायरा डिस्ट्रिक्ट से आता था, जो बॉम्बे से 350 किलोमीटर दूर था। और क्योंकि उस टाइम पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो ये दूध बॉम्बे आने तक खराब हो जाता था। अब ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था, इसीलिए वो गए पॉल्सन कंपनी के पास। दरअसल पॉल्सन कंपनी बॉम्बे में पहले से ही एक सक्सेसफुल बटर का ब्रांड था और वो पूरे बॉम्बे में बटर सप्लाई करते थे, और पॉल्सन कंपनी खुद भी ये मिल्क सप्लाई करने के लिए रेडी थी। तो कायरा डिस्ट्रिक्ट से बॉम्बे तक मिल्क सप्लाई करने का काम ब्रिटिशर्स ने पॉल्सन कंपनी को दे दिया। अब पॉल्सन कंपनी का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई फॉरेन की कंपनी है, पर ऐसा नहीं था, ये एक इंडियन ओन कंपनी थी। पर क्योंकि ज्यादातर बटर को या तो ब्रिटिशर्स ही यूज करते थे या फिर बहुत ज्यादा अमीर इंडियन यूज करते थे, तो अपनी ब्रांडिंग को बनाने के लिए इस कंपनी ने अपने नाम को ऐसा रखा ताकि ये प्रीमियम और फॉरेन ब्रांड लग सके। अब जो कायरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पहले से ही लोग दूध का उत्पादन करते थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि पास में ही एक बहुत बड़ी सिटी बॉम्बे सिटी थी जहां दूध की डिमांड थी, और पॉल्सन कंपनी के साथ साथ एक ब्रिटिश कंपनी और एक इंग्लिश कंपनी भी वहां मौजूद थी, जिनको ये लोग अपना दूध बेचते थे और थोड़ी बहुत अर्निंग करते थे। इसीलिए कायरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग भैंस पालते थे और दूध प्रोड्यूस करते थे। पर ये सब चेंज हो गया जैसे ही पॉल्सन कंपनी ने ब्रिटिशर्स के साथ डील करी, क्योंकि पॉल्सन कंपनी ने ब्रिटिशर्स के सामने ये शर्त रखी कि उसको एक्सक्लूसिव राइट चाहिए कायरा डिस्ट्रिक्ट से दूध कलेक्ट करने का, यानी कि पॉल्सन कंपनी के अलावा कोई भी और कंपनी कायरा डिस्ट्रिक्ट से दूध को कलेक्ट नहीं कर सकती। अब क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का ही राज था और उन्हीं की चलती थी, और उनको किसी भी तरीके से अच्छा मिल्क चाहिए था, तो उन्होंने पॉल्सन कंपनी को ये एक्सक्लूसिव राइट दे दिए कि कायरा डिस्ट्रिक्ट से बस पॉल्सन कंपनी ही मिल्क कलेक्ट कर सकती है। और इस वजह से हुआ ये कि पॉल्सन कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बन गई, और क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो गरीबों की कोई सुनता नहीं था, तो पॉल्सन कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो फार्मर्स थे उनके दूध के काफी कम दाम देना शुरू कर दिया। और इधर दूसरी साइड पॉल्सन कंपनी ब्रिटिशर्स को ये बोल रही थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो वो इस दूध को और भी ज्यादा दामों पर बेच रहा था, और पॉल्सन कंपनी बीच में काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पर यह मुनाफा किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। जो किसान थे उसको उसके दूध के बहुत ही गंदे दाम मिल रहे थे, जिस वजह से उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। तो ये सारे किसान अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर गए सरदार पटेल के पास, और सरदार पटेल ने उनको एक आइडिया दिया कि उन सबको अपना एक कोऑपरेटिव बनाना चाहिए और साथ में मिलकर अपने दूध को खुद ही कलेक्ट करके बेचना चाहिए। और इन सब में किसानों की मदद करने के लिए सरदार पटेल ने मुरारजी देसाई को इस सब काम की जिम्मेदारी दे दी। पर जैसे ही मुरारजी देसाई और किसान अपनी इस डिमांड को लेकर ब्रिटिशर्स के पास गए तो ब्रिटिशर्स ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो दूध चाहिए था जो पॉल्सन कंपनी उनको लाके दे रही थी, और उसके लिए ज्यादा पैसा भी तो वो हम ही लोगों से कलेक्ट कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स अपने इस बने बनाए सिस्टम को खराब नहीं करना चाहते थे। पर यहाँ पर मुरारजी देसाई ने किसानों के साथ मिलकर 15 दिन का आंदोलन किया, और इस 15 दिन तक उन्होंने किसानों से कहा कि वो एक भी बूंद दूध को ना ही पॉल्सन कंपनी को बेचे और ना ही मार्केट में किसी और को बेचे, बल्कि लगातार 15 दिनों तक कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने आंदोलन किया और अपने डेली के दूध को रोडों में फेंक दिया, जिस वजह से पूरे बॉम्बे सिटी में दूध की भारी शॉर्टेज हो गई और ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए किसानों के इस डिमांड को मानने के लिए। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी अमूल स्टोरी के पहले हीरो की, जिनका नाम था सर त्रिभुवन दास पटेल, क्योंकि यही वो आदमी थे जिन्होंने एक्चुअल में इस कोऑपरेटिव की शुरुआत करी थी। अब जो कोऑपरेटिव का कंसेप्ट है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काम तो बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह करती है, पर जहां प्राइवेट कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने ओनर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देने का, वहीं इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने का। जैसे अमूल के केस में जो मेंबर्स थे वो थे दूध बेचने वाले किसान। अब अगले साल 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिल जाती है, पर अमूल अब भी सिर्फ लिक्विड मिल्क ही प्रोड्यूस कर रहा था, और अमूल की जो मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी वो इनफ नहीं थी हमारे देश के लिए, जिस वजह से हमारे देश को पाउडर मिल्क,
कंडेंस्ड मिल्क और जो बेबी फूड्स थे उनको इंपोर्ट करना पड़ता था। और अमूल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जो अमूल की दूध की कैपेसिटी थी वो विंटर्स में काफी ज्यादा बढ़ जाती थी और जो समर्स था उनमें काफी ज्यादा घट जाती थी, क्योंकि बाय नेचर जो जानवर होते हैं उनकी जो मिल्क देने की कैपेसिटी होती है वो जाड़ों में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ से दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें से पहली तो ये थी कि अगर अमूल की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हम अपने इंपोर्ट्स को चेंज करते हैं तो हमें आधे साल अपने इंपोर्ट ऑन रखने पड़ेंगे और आधे साल अपने इंपोर्ट्स को बंद करना पड़ेगा, जो कि एज ए नेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अमूल अपने इस दूध से मिल्क पाउडर भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग दूध के लिए भैंस को पालते हैं और भैंस के दूध से जो पाउडर्ड मिल्क बनाने की टेक्नोलॉजी है वो तो बनी नहीं थी। और टेक्नोलॉजी ना होने का मेन कारण ये था कि जो ज्यादातर डेयरी इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी थी वो तो फॉरेन में डेवलप हुई थी, और फॉरेन में लोग भैंस तो पालते ही नहीं है, फॉरेन में लोग डेयरी इंडस्ट्री में बस गाय पालते हैं। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी थी वो भी गाय के दूध के लिए बनाई गई, और गाय के दूध और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है, इसीलिए अमूल इस दूध से पाउडर्ड मिल्क भी नहीं बना सकता था। पर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं हमारी अमूल स्टोरी के दूसरे हीरो, जिनका नाम था सर एच.एम. डालिया, जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर्ड मिल्क बनाने वाली टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे अमूल ने भी अपनी इस एक्सेस मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की शुरुआत करी। और इस टेक्नोलॉजी को मास स्केल में लगाने के लिए अमूल ने एल&टी से 40,000 रुपए की मशीनें भी इंपोर्ट करी थी। पर अमूल का ये भैंस के दूध से पाउडर बनाने वाला जो इनोवेशन था वो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर हुआ कि जल्दी अमूल ने 48 लाख का एक प्रोडक्शन प्लांट ही बना दिया, जिसमें 8 लाख दिए थे यूनिसेफ ने, 3 लाख की हेल्प करी थी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, और 10 लाख का लोन दिया था बॉम्बे गवर्नमेंट ने। और यहाँ से जो अमूल के पाउडर्ड मिल्क बनाने की जो जर्नी थी वो भी शुरू हो चुकी थी। अब अभी तक की जो स्टोरी है उसमें अमूल काफी अच्छा काम कर रहा था एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो किसानों को मदद कर रहा था उनकी अर्निंग को इंप्रूव करने में, और हमारे देश को भी मदद कर रहा था जो हमारे मिल्क है उसमें सेल्फ सस्टेनेबल होने में। पर अमूल अभी भी एक अमूल ब्रांड नहीं बना था, बल्कि अमूल का एक्चुअल नाम था कायरा मिल्क कॉर्पोरेशन। तो इस कायरा मिल्क कॉर्पोरेशन से अमूल ब्रांड बनने की जो जर्नी थी वो शुरू होती है अमूल के बटर बनाने के साथ, और यहीं पर एंट्री होती है हमारी अमूल स्टोरी के तीसरे हीरो और सबसे मेन कैरेक्टर की, जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अमूल को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में, जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हीं की वजह से अमूल एक नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क इंडस्ट्री में एक ब्रांड बना, और इनका अमूल को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अमूल मिल्क के मार्केट में तो डोमिनेट कर रहा था, पर जो बटर की कैटेगरी थी उसमें अभी भी पॉल्सन कंपनी और कुछ इंपोर्टेड बटर के ब्रांड्स ही डोमिनेट करते थे। पर फिर अमूल ने भी इस मार्केट में एंट्री करी अपने बटर के साथ। अमूल अपने बटर को फ्रेश क्रीम से उसी दिन के दूध से बनाता था, जिससे अमूल का बटर फ्रेश तो होता था, पर इस वजह से अमूल के बटर में कोई टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता था। और दूसरा, अमूल का जो बटर था वो मोस्टली भैंस के दूध से बनता था, जो कि नेचुरली दिखने में सफेद होता था। और इन्हीं दो कारणों की वजह से अमूल का जो बटर था वो फेल हो गया, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बटर था पॉल्सन कंपनी का बटर, वो टेस्ट में खट्टा होता था, क्योंकि पॉल्सन कंपनी अपने बटर को पुरानी क्रीम से बनाती थी, जिस वजह से उसमें एक खट्टा टेस्ट आ जाता था। और पॉल्सन कंपनी अपने बटर को पीला बनाती थी कलर में, जिस वजह से लोगों को पॉल्सन कंपनी की बटर की आदत लग चुकी थी और लोगों ने अमूल के बटर को डुप्लीकेट बटर समझा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दो चीजें करी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बटर में पीला कलर मिलाकर उसको भी पीला करना शुरू किया, ताकि लोगों के बीच में अमूल बटर की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। और टेस्ट को लाने के लिए अमूल बटर में नमक को मिलाया गया, जिससे अमूल बटर में एक टेस्ट तो आया ही, पर इसके साथ साथ नमक मिलाने से जो अमूल बटर की जो शेल्फ लाइफ थी वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और आज हम अमूल बटर को इसी पीले कलर के और उसके इस नमकीन टेस्ट की वजह से ही जानते हैं। और जैसे ही अमूल ने अपना एक परफेक्ट बटर बनाया, उसने गवर्नमेंट के साथ बात करके बटर के इंपोर्ट्स को 25% कम करवा दिया, जिससे मार्केट में बटर की सप्लाई भी थोड़ी कम हो गई, जिससे अमूल कंपनी को एक पुश मिला। बट अनलाइक दूध की कैटेगरी, जहां अमूल के कंपटीशन में कोई और कंपनी ही नहीं थी और दूध कोई लग्जरी आइटम भी नहीं था जिसको एक पर्टिकुलर टाइप के लोग ही यूज करते हैं, दूध को तो हर कोई यूज करता है, तो उस मार्केट में अमूल के लिए ग्रो होना काफी आसान था। पर जो बटर की मार्केट थी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि बटर हर कोई यूज नहीं करता था, बटर बस ज्यादातर अमीर लोग ही खाते थे। और बटर की मार्केट में अमूल का जो कंपटीशन था पॉल्सन, उसने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी काफी काम किया था। पर क्योंकि तब तक तो अमूल नाम का कोई ब्रांड ही नहीं था, ये सब तो कायरा मिल्क कॉर्पोरेशन नाम के अंडर हो रहा था, तो अमूल कंपनी को बटर के मार्केट में एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आइडेंटिफाई किया और उसके साथ साथ उन्होंने एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी किया, जिसमें उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में अगर और ज्यादा कंपनीज इस मिल्क के
बिजनेस में आएंगी तो जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और अमूल को उस कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली किसानों को ही नुकसान होता। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कायरा मिल्क कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने करी इसको एक ब्रांड नेम देकर, जो कि था अमूल। और जो ये अमूल नाम था वो संस्कृत के अमूल्य शब्द से आया था। इसके साथ साथ जो पॉल्सन कंपनी थी उसके बटर का एक फेस था। पॉल्सन कंपनी की एक छोटी सी लड़की थी जो पॉल्सन कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पर रहती थी, जिस वजह से पॉल्सन ब्रांड को एक फेस मिल जाता था। तो इसी चीज को रेप्लिकेट करके अमूल कंपनी ने भी अपनी एक ब्रांड इमेज लॉन्च करी और अमूल ने भी अपनी एक अमूल गर्ल को लॉन्च किया जो अमूल के बटर पर होती थी। पर क्योंकि अमूल के पास अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने इसके लिए एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया, जिनके ऊपर उन्होंने अमूल के बटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी दे दी, जिन्होंने अपने काम को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से किया कि अमूल ब्रांड काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन गया। इस मार्केटिंग एजेंसी ने अमूल के साथ मिलकर एक मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने शहर के सबसे पॉपुलर जगहों पर अमूल के बिलबोर्ड्स को लगाना शुरू किया। पर इन्होंने नॉर्मल मार्केटिंग करने के बजाय एक बहुत ही इनोवेटिव तरीकों की चुना। ये अपने बिलबोर्ड्स में जो कोई रिसेंट फेमस इवेंट हुआ करता था उसके ऊपर कमेंट करते थे और इन कमेंट्स के साथ वो अपनी इस अमूल गर्ल को भी इंटीग्रेट करते थे, जिसका अमूल को काफी ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि लोग अमूल की मार्केटिंग को बस एक मार्केटिंग बैनर की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसको एक इंटरेक्शन की तरह देखते थे, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन कुछ नया दिखता था और अमूल गर्ल की तरफ से एक कमेंट्री आती थी किसी रिसेंट इवेंट के ऊपर, जो कि लोगों के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और अमूल का ये मार्केटिंग कैंपेन आज तक भी कंटिन्यू चल रहा है, जो कि आप न्यूज़पेपर में और बिलबोर्ड्स में देखते भी होंगे। और अमूल के इस मार्केटिंग कैंपेन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाला आउटडोर मार्केटिंग कैंपेन का। और अमूल की इसी स्ट्रेटेजी की वजह से अमूल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी इंप्रूव होने लगी और अमूल का बटर भी सक्सेसफुल हो गया। और अमूल ने अपने इस बटर के साथ एक अटरली बटरली डिलीशियस नाम की टैगलाइन भी लॉन्च करी, जो कि अगेन लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और इस टैगलाइन का इंपैक्ट भी अमूल की बटर की सक्सेस में काफी ज्यादा रहा। और इस टैगलाइन को आज भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टैगलाइन माना जाता है किसी भी ब्रांड की। अब इस वजह से जो अमूल था वो एक नॉर्मल मिल्क कंपनी की बजाय एक ब्रांड बन चुका था और अमूल ने इसका फायदा भी अच्छी तरीके से उठाया, क्योंकि अमूल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को अमूल ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया और अपने बिजनेस को हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेंड किया, क्योंकि दूध में तो मार्जिन बहुत कम होता है, पर दूध से अगर आप दही बनाते हैं तो उसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, अगर आप घी बनाते हैं तो उसमें मार्जिन थोड़ा और ज्यादा है, फिर अगर आप उससे कंडेंस मिल्क बनाते हैं, बेबी फूड आइटम बनाते हैं, चॉकलेट या कोई स्वीट बनाते हैं तो उनमें मार्जिन और बढ़ता जाता है। तो अमूल ने मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए एग्जैक्टली इसी चीज का सहारा लिया और इस इंसिडेंट के बाद अमूल अपनी इस मार्केटिंग की जो इंपॉर्टेंस है इसको भी काफी ज्यादा समझ चुका था। तो अमूल ने अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, जिसमें उसने अमूल दूध पीता है इंडिया और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया नाम के मार्केटिंग कैंपेन भी लॉन्च किए, जो कि हम इंडियंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, जिससे अमूल अपनी इस ब्रांडिंग को मेंटेन और इंप्रूव करने में कामयाब हुआ और एक प्रीमियम डेयरी ब्रांड बन पाया, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा चार्ज कर पाया। और अमूल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा है, जिसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इस किताब को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पता लगेगा कि जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है और जो अमूल है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा है। और एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि the combination of a genius and passionate leader and a supportive authority can make big changes that can shape our country। वैसे जो निखिल कामत हैं जीरोधा के फाउंडर, उनकी भी जो पर्सनल ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी है ना वो काफी अमेजिंग है और यही कारण है कि उन्होंने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया है, जिस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, जिसमें मैंने निखिल कामत की इस पर्सनल ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी को समझाया है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।